इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय गुण क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए मैंने लिखा है सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनसे कुछ न कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है, उनसे कुछ न कुछ चुंबकीय गुण जुड़ा होता है। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये आपको नील्स बोर के परमाणु मॉडल में पढ़ाया गया होगा। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। तो यह जब आपको नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया गया होगा तो ये बताया गया होगा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी एक्सिस पर घूमते हुए गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो प्रकार की गति करते हैं, एक नाभिक के चारों ओर गति और एक अपने एक्सिस पर गति करते से क्या कहते हैं? चक्रण गति करते हैं। मतलब जैसे एक लट्टू घूमता उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ये नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। पहली गति नंबर 1 है नाभिक के चारों ओर गति, इसको मैंने समझा दिया है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। नंबर 2 अपने अक्ष पर चक्रण गति। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऐसे ऐसे घूमते हुए ये आगे तरफ नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो जो अपने एक्सिस पर ये घूमता है इसे क्या कहते हैं? चक्रण गति करते हैं। तो जो चुंबकीय गुण होता है वो ज़्यादातर किस गति के कारण उत्पन्न होता है? चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो आवेश जो होता है, अगर कोई आवेश स्थिर होता है, इसकी वीडियो भी मैंने बताई है, 2-3 वीडियो फिजिक्स की चैनल पे आप देख लीजिएगा। अगर कोई आवेश रुका हुआ होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर कोई आवेशित कण गति करना शुरू कर देता है तो वह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और यह गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर और अपने एक्सिस पर, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है एक छोटी सी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसी को यहाँ पे समझाया गया है कि जो पदार्थों का जो चुंबकीय गुण होता है वह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही उत्पन्न होता है। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी के कारण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। क्योंकि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए सभी पदार्थों से कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण का मतलब जैसे अगर एक चुंबक है और उस चुंबक के पास अगर मैं किसी पदार्थ को ला रहा हूँ तो दो घटनाएं हो सकती हैं। वो चुंबक की ओर धीरे धीरे आकर्षित हो, तेज़ी से आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो धीरे धीरे। एक हो सकता है कि तेज़ी से प्रतिकर्षित हो और एक हो सकता है कि उससे कोई इफेक्ट उस पर ना पड़े। तो ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इसी गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। नंबर 1 है अनुचुंबकीय। तो पहला है वो क्या है? अनुचुंबकीय। तो देखिए डिफिनीशन मैंने लिख दिया है और ये डिफिनीशन वगैरह आपको पहले भी पढ़ाई गई होगी। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+ आदि। तो यहाँ पर आपको समझा दूं, जब आप लोग अणु कक्षक सिद्धांत पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है
ऑक्सीजन के अणु कक्षक में जो पाई स्टार एक्स ऑर्बिटल होता है और पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एनर्जी बराबर होती है। इसीलिए जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाया गया होगा। Cu2+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, Fe3+ में भी होते हैं, Cr3+ में भी होते हैं। तो चलिए मैं Fe3+ वाला समझा दे रहा हूँ कि कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए जो Fe है इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो जब Fe+3 होगा तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन s वाला, 1 इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन निकलना, 2 इसमें से निकला, 1 इसमें से, तो इसमें कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो d जो उपकोष होता है इसमें कितने कक्षक होते हैं, इसमें कक्षक होते हैं 5। 1 2 3 4 और 5। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये आपको हुंड का नियम पढ़ाया गया होगा कि किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो ये देखिए सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब इसका जोड़ा नहीं है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। तो इस तरीके से आप Cu2+ और Cr3+ का भी स्ट्रक्चर बनाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ सकते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, लिखना चाहिए था। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब जो उसके कक्षक होते हैं, कक्षक में आपको पढ़ाया गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, भरे होते हैं। जैसे H2O है, NaCl है, बेंजीन है आदि। C6H6 का फार्मूला है बेंजीन का, जिसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो पढ़ाया गया होगा आपको। इस तरीके से रिंग बनती है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तीसरा देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की जो व्याख्या है यह इलेक्ट्रॉनों के आधार पर की जाती है। लेकिन इसके बाद जो 3 बचते हैं, जैसे कि लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, इन तीनों की व्याख्या हम डोमेन के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, डोमेन के आधार पर। तो अब जो डोमेन होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डोमेन क्या होता है। ठोस अवस्था में पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ में जो धातु आयन होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे से समूहित होते हैं, जुड़ जाते हैं। इन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो
डोमेन की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक है, ये आप समझ लीजिएगा कि ठोस पदार्थों में पदार्थ के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो हम अब तीसरे टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं लौह चुंबकी या लौह चुंबकत्व। तो लौह चुंबकत्व आपकी किताब में लिखा है, इसकी हेडिंग लौह चुंबकी पदार्थ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ देखिए लौह चुंबकत्व है, इसको लौह चुंबकी पदार्थ भी डाल सकते हैं। तो लौह चुंबकी पदार्थ की यहाँ से आप लिखिएगा डिफिनीशन, यहाँ से लिखिएगा इस किताब में। लौह चुंबकी पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़ों में डोमेन अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, मतलब अभिविन्यासित मतलब व्यवस्थित होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण अभिविन्यासित होते हैं, इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है और लौह चुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लौह चुंबकीय पदार्थ की डिफिनीशन है, जिसे आप लिख लीजिएगा। जैसे जो इसका एग्जाम्पल है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देख लीजिए लौह चुंबकीय पदार्थ में लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, गैडोलीनियम जिसका संकेत Gd होता है, परमाणु क्रमांक 64 होता है, और CrO2। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। लोहा, कोबाल्ट, निकिल ये तो जानते हैं 26, 27, 28 परमाणु क्रमांक होता है, गैडोलीनियम का 64 होता है और CrO2। तो इसे याद रखिएगा। ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय ये जो देखिए इसमें जो का वाला दिखाया गया है, जिसी को मैं दिखा रहा हूँ, यह एक डोमेन को बताया गया। इसमें सभी के सभी डोमेन क्या होते हैं, एक ही दिशाओं में होते हैं। तो यह लौह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन को किताब में दिया है, इसे आप बना लीजिएगा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ की डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, पीछे के एग्जाम्पल और इस फिगर को बना लेना, केवल एक लाइन को, का वाली लाइन। अब जो नंबर 4 है वह है प्रतिलौह चुंबकी। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन संरचना लौह चुंबकी के जैसी होती है। तो प्रतिलौह चुंबकी में भी डोमेन की ही संरचना होती है, लौह चुंबकी के जैसी होती है, परंतु इसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसमें डोमेन क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, मतलब एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, और वो क्या करते हैं, दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। तो इसमें जो फिगर बनाना है वो एक खा वाला बनाना है। इसमें आप देख रहे होंगे एक तीर ऊपर की तरफ है, मतलब एक डोमेन दिशा इधर है, दूसरी की तीर नीचे है तो इसकी दिशा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो खा वाला किसका फिगर है, ये फिगर है आपका प्रतिलौह चुंबकी का। तो इसे आप बना लीजिएगा। 5वां है फेरी चुंबकी। फेरी चुंबकी पदार्थ या फेरी चुंबकी भी लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिनके डोमेन समांतर तथा प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं, असमान मतलब बराबर नहीं होते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ में भी डोमेन ऊपर नीचे दिशा में होते हैं, समांतर और प्रतिसमांतर होते हैं, लेकिन इसमें उनकी संख्या समान नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल है Fe3O4 है, Mg Fe2O4 है, Zn Fe2O4 आदि है।
इसमें जो फिगर आपको बनाना है वो नीचे वाला बनाना है। देखिए पहला ऊपर, दूसरा ऊपर, दो ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर ऊपर, दो ऊपर है, फिर एक नीचे। मतलब इसमें समांतर और प्रति समांतर दिशाओं में जो डोमेन है उनकी संख्या बराबर नहीं है। तो इसमें गा वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था इसको मैंने समझा दिया है, और इसका नोट्स वगैरह आप लोग बना लीजिएगा। नोट्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसे लिख लीजिएगा। और इसके बाद अब पाठ निहित प्रश्न है 19 से लेकर 24 तक, इसे मैं अगले वीडियो में कराऊंगा।